Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz and welcome to lecture number 9. We'll continue our chapter number 2, System Development Life Cycle. So हम देख रहे थे System Development के phases. We studied defining phase, then we saw what is planning, and then feasibility study, analysis, requirement engineering. We went through these 5 phases. Now today we'll go through the remaining 5, starting from the designing phase, then coding को देखेंगे, and then testing, then deployment and maintenance. Okay, so first of all हम अपने 5th phase, that is designing, उसको देखते हैं कि वो क्या होता है. The design phase is the architectural phase of system design. For example, अगर आप लोग कोई घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग का एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये है कि आपने कोई घर बनाना है, ठीक है, तो पहले आप लोग सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि इतना पैसा लगेगा, इतना बजट बनेगा, कि आपको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, कि आपको जो अभी वाला घर है उसी को रेनोवेट कर लें या नहीं करें या फिर एक नया घर बनाएं. ठीक है, जब इस सारी प्रोसेस से आप लोग चले जाते हैं तो उसके बाद आप अपने घर का आर्किटेक्चर बनाते हैं कि घर डबल स्टोरी होगा, सिंगल स्टोरी होगा, क्या घर में कितने रूम्स होंगे. अच्छा, हमने क्या करते हैं, हम रहते हैं 2 रूम, हम घर बनाएंगे, यहाँ पे हम कोई किचन बना लेते हैं, इधर हम इतना सा ये सारा एरिया लॉन को दे देंगे. ठीक है, तो आप पूरा अपने घर का डिज़ाइन करते हैं, उसके आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, तो डिज़ाइन फेज जब हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की सेंस में बात करेंगे तो उसमें हम लोग अपने पूरे सिस्टम का डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, एंड देन हम लोग देखेंगे कि हमने सिस्टम डिज़ाइन कर लिया. हम जैसे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात कर रहे थे कि हम एग्जामिनेशन सिस्टम अगर हमने बनाना है तो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स के मार्क्स इधर आएंगे, फिर हम उस मार्क्स को चेक करेंगे क्या वो मार्क्स कितने मार्क्स हैं. ठीक है, क्या वो 40 से ज़्यादा हैं, क्या 40 से कम है. अगर 40 से ज़्यादा हैं तो हम लोग कह देंगे कि स्टूडेंट्स पास हैं, अगर 40 से कम है तो स्टूडेंट फेल है. तो हमने क्या किया, हमने अपने फेजेस को डिफाइन कर दिया कि अच्छा डाटा ऐसे फ्लो होगा कि पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स लेगा, फिर वो देखेगा कि क्या मार्क्स ज़्यादा हैं या नहीं, फिर वो डिसाइड करेगा मार्क्स की बेसिस पे कि स्टूडेंट पास है या फिर स्टूडेंट फेल है. ठीक है, तो ये सारा काम हम किस फेज में करते हैं, डिजाइनिंग फेज में, जिसमें हम लोग पूरा आर्किटेक्चर डिफाइन कर देते हैं और फिर हम बताते हैं कि अच्छा ये आर्किटेक्चर है, इसमें डाटा नहीं कैसे फ्लो होना है, हमने जो भी काम करना है उसका फ्लो कैसा जाएगा. ओके, तो इसमें जो हम लोग काम करते हैं डिज़ाइन फेज में, वो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम लोग डिफाइन करते हैं. हम एल्गोरिदम्स डिफाइन करते हैं और देन हम लोग फ्लो ऑफ डाटा को फ्लो चार्ट्स में भी डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, उसका कोई इंटरफेस. अगर हमें एक एग्जामिनेशन सिस्टम बनाना है तो हमें एक ऐसा इंटरफेस चाहिए जिससे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें. यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा हो एंटर स्टूडेंट मार्क्स. ठीक है, एक यूज़र सिस्टम को देख के उसको यूज़ कर सके. ठीक है, जैसे आप लोग जाते हैं अपना कोई भी अकाउंट खोलते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपना फेसबुक अकाउंट खोलते हैं, तो उस पर वो उसका सामने इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली है, आपको नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे आपने यूज़र नेम डालना है, इसके आगे आपने पासवर्ड डालना है. ठीक है, फिर आपने आगे लॉग इन करना है, तो सारी चीज़ें आपने क्या क्या करनी है वो फेजेस आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो स्टेप्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, ये फेज़ आपको नज़र आ रहा है. ठीक, तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में भी जो प्रोजेक्ट की टीम है ना, वो क्या करती है, एक स्क्रीन का लेआउट कैसा होगा जो आपने बनाना है, जो भी सिस्टम उसकी सामने की ज़ाहिरी शक्ल कैसी होगी, वो उसके लिए मॉकअप स्क्रीन लेआउट्स क्रिएट करती है. ठीक है, एक रफ रफ स्केचेस बनाती है कि अच्छा ऐसा हो सकता है, हमारा फ्रंट का जो शक्ल है, जो फ्रंट एंड है, वो ऐसी हो सकती है. ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, जब उसके मॉकअप्स क्रिएट हो जाते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक मार्क्स का सेक्शन बनाएंगे, इसमें हम यूज़र से कहेंगे कि मार्क्स एंटर करो. फिर हम जब वो मार्क्स एंटर कर देगा तो हम लोग एक और स्क्रीन सामने दिखा देंगे, उस पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये स्टूडेंट पास है, कि ये स्टूडेंट फेल है. ठीक है, तो उन्होंने समझे ये डिज़ाइन बना लिया, इसकी क्या शक्ल ऐसी होनी चाहिए सिस्टम की. अब क्या करेंगे, अब जो डेवलपर्स हैं ना, जो बंदे बेसिकली डेवलप करते हैं, बैक एंड की कोडिंग करते हैं, सारा सिस्टम बनाते हैं, फिर वो क्या करेंगे,
के एक्चुअल कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे इस फ्रंट एंड का कि अच्छा ये चीज़ ऐसे बनानी है, अब हम इसको ऐसे कोड करते हैं। ठीक, तो डिज़ाइन फेज में नॉर्मली हमारे पास दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक एल्गोरिदम बनता है और फ्लो चार्ट बनते हैं। एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट क्या होते हैं ये हम देखते हैं। An algorithm is a specific step-by-step procedure for carrying out the solution of a problem. हमारी प्रॉब्लम थी कि हमने एग्जामिनेशन सिस्टम बनाना, ठीक है। अब हमने एग्जामिनेशन सिस्टम बनाना है तो एल्गोरिदम में हम बता देंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि अच्छा पहला स्टेप ये होगा बनाने का, फिर दूसरा स्टेप ये होगा, फिर तीसरा स्टेप ये होगा। जैसे एग्जांपल में गिवन है कि सबसे पहले हमारा सिस्टम जो भी हमने बनाया है वो स्टार्ट होगा। जैसे आपका फेसबुक है तो सबसे पहले फेसबुक आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर मार्क्स को रीड करेगा, जैसे फेसबुक आपसे यूज़र आपका पासवर्ड वगैरह मांगती है, फिर आप लॉगिन करते हैं। इसी तरह यहाँ पे सिस्टम जो हमने एग्जामिनेशन का बनाना है ये आपसे मार्क्स मांगेगा, फिर वो देखेगा। ये अब हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो ये चीज़ ये पीछे कोडिंग में हुई भी होती है कि अगर यूज़र ने जो मार्क्स एंटर किए हैं, ठीक है, अगर वो ज़्यादा है 40 से तो क्या कह दो, प्रिंट कर दो पास। एल्स कहता है कि अदरवाइज अगर ये चीज़ पास नहीं प्रिंट करना तो क्या प्रिंट कर दो, फेल यहाँ आए है, ओके। और फिर ये सिस्टम हमारा एंड हो जाएगा, हमारा सिस्टम बस यही काम करेगा। तो ये हमने एक एल्गोरिदम की फॉर्म में डिफाइन कर दिए सारे फेजेस। एल्गोरिदम क्या होता है कि आपकी जो भी आपने प्रोग्रामिंग करनी है ना, जो भी, ठीक है, जो भी आपका प्रोग्रामिंग आपने करनी है उसको आप स्टेप्स की फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली इसके अंदर प्रोग्राम नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपकी रफ एक एल्गोरिदम्स बन जाते हैं। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में आप उस सारी प्रॉब्लम को अपनी डिफाइन कर देते हो, सारे सिस्टम को, सारे फेजेस को, ओके। नेक्स्ट आपका काम है फ्लो चार्ट बनाना डिज़ाइन फेज में। The flowchart is a type of diagram that represents an algorithm or a process. Okay? हमने बताया एल्गोरिदम्स के अंदर कि हमारे पास ये काम होना चाहिए, ठीक है। अब फ्लो चार्ट क्या करता है, जो हमने काम करना है उसको डायग्राम की फॉर्म में हमें बताएगा, ठीक है। कि हम लोग, हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती हैं फ्लो चार्ट में। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल होती है हमारे पास, ओवल होती है, ट्रायंगल होती है। तो हर शेप एक खास काम के लिए यूज़ होती है, एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं यूज़र से उसका पासवर्ड मांगूँ, ठीक है, तो यूज़र ने जो काम करना है, मैंने यूज़र को कमांड देनी है, तो वो मैं रेक्टेंगल में लिखूँगी, ठीक है। अगर मैंने चेक करना है कि क्या मार्क्स को डिसीजन लेना है कि मार्क्स 40 से ज़्यादा है कि नहीं, तो वो मैं डायमंड शेप में लिखूंगी, ठीक है। तो फ्लो चार्ट आपका जो भी आपने काम करना है, जो भी प्रोग्रामिंग करनी है, उसको डायग्राम्स की फॉर्म में बताता है एक कि अच्छा हमारे सिस्टम का फ्लो क्या होगा, ठीक है। डिफरेंट के अंदर बॉक्सेस, डिफरेंट के अंदर शेप्स होती हैं जो कि आपके सारे सिस्टम को डिफाइन कर रहे होते हैं। और ये यहाँ पे एरोज लगे हुए होते हैं, ये एरो फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं कि अच्छा फर्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा, हम इस फ्लो में जा रहे हैं, ठीक। इसकी भी हम एग्जांपल भी देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंट शेप्स का क्या मतलब है। अब हमने कोई भी सिस्टम स्टार्ट करना है, ऐसे एल्गोरिथम में बताया था, तो हमारा वो होता है ओवल के अंदर, ठीक है। स्टार्ट करना है या हमारा सिस्टम एंड होना है, तो ये सारा काम हमारा होता है ओवल में, ठीक है। यूजर से मैंने कहा था कि कोई इनपुट लेना है, कोई आउटपुट लेना है, तो हम लोग करते हैं ये पैरेललोग्राम में। तो इनपुट, सॉरी मैंने पहले रेक्टेंगल कहती, दैट्स नॉट रेक्टेंगल, ओके। वो हम इस शेप में करते हैं, इनपुट मार्क्स, ठीक है। हमने यूजर से मार्क्स लेंगे तब भी हम उसको डिस्प्ले कराएंगे ना। या फिर अगर मैं चाहती हूँ कि यूजर को डिस्प्ले हो जाए कि वो फेल हो गया, ओके, तो हम लोग इसी शेप में हम लोग कहेंगे कि प्रिंट मार्क्स, जो प्रिंट या स्टेटस यूजर का कि फेल है कि पास है, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट फेल। तो कोई भी चीज़ यूजर से लेनी है या यूजर को दिखानी है तो उसके लिए हमारे पास ये शेप यूज होती है। अब हमने कोई भी कंप्यूटेशन करनी है, फॉर एग्जांपल हमने 3 और 2 को ऐड करना है, कोई ए और बी हमारे पास दो वेरिएबल है, ये उस एग्जांपल के पार्ट नहीं है, कि वैसे मैं आपको जेनेरिक दे रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमने दो किसी वेरिएबल्स को ऐड करना है, तो कोई भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है, कोई वेरिएबल को असाइनमेंट करनी है, मतलब वेरिएबल को कोई नंबर देना है, ठीक है। तो इन सब कामों के लिए हमारे पास रेक्टेंगल
यूज़ होता है। फिर हमने स्टार्ट करना है, देन हमने इनपुट मार्क्स की तरफ जाना है, फिर हमने क्या स्टेप करना है, एक स्टेप से दूसरी स्टेप की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो हम लोग एरो से इंडिकेशन करते हैं कि अच्छा ये स्टेप के बाद अब ये आएगा, अब इस स्टेप के बाद ये आएगा, अब इस स्टेप के बाद ये आएगा। ठीक है, तो ये सब एरोज के से हमारा ये फ्लो लाइन होती है। ठीक है, एक सिंबल को दूसरे सिंबल से कनेक्ट करता है। डायमंड के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट डिसीजन स्ट्रक्चर, ऐसे मैंने बताया था कि क्या मार्क्स 40 से ज़्यादा है, हमने डिसीजन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है डायमंड के अंदर कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40। ओके, इसके बाद हमारे पास कनेक्टर है कि अगर हमारे पास एक एल्गोरिदम बना हुआ है यहाँ पर और एक और एल्गोरिदम बना हुआ है यहाँ पर, हमने इन दो एल्गोरिदम्स को कनेक्ट करना है, दो डिफरेंट एल्गोरिदम्स को, तो हमारे पास ये सर्कल मिनी सर्कल यूज होता है। ओके, ये एग्जांपल है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेंगे। ओके, देन हम लोग मार्क्स को रीड करेंगे। अब आप शेप्स को देखते जाएं, मैंने बताया था स्टार्टिंग एंड एंडिंग के लिए हमारे पास ओवल यूज होता है। सो फॉर स्टार्टिंग वी यूज एन ओवल एंड सिमिलरली फॉर एंडिंग फॉर स्टॉपिंग आवर system we used an oval. Okay, we took the input in parallelogram. Look, we are reading the marks here. Okay, and then it's डायमंड के अंदर वी आर मेकिंग अ डिसीजन कि मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं या नहीं है। ठीक है, इन केस मार्क्स आर ग्रेटर देन 40 तो विल प्रिंट पास, अदरवाइज विल प्रिंट फेल। तो ये हमारे पास फ्लो लाइन है, ये हमें बता रही है कि हम किस तरफ मूव करेंगे। ओके, एंड आफ्टर प्रिंटिंग द मार्क्स हमने क्या करना है, पास प्रिंट करना है या फेल करना है। इन दोनों के बाद हमने सिस्टम को स्टॉप कर देना है। ओके, तो ये फ्लो चार्ट है ऑफ एन एग्जामिनेशन सिस्टम। एंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारा फेज कौन सा है, कंस्ट्रक्शन का, कोडिंग का। इस फेज में आप क्या करते हैं, एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं वो प्लान्स को। ठीक है, जो आपने डिज़ाइन फेज में बताए हैं। डिज़ाइन में आपने स्ट्रक्चर बता दिया, उसका आपने उसका फ्लो चार्ट बना दिया, उसका एल्गोरिदम लिख दिया। ठीक है, उसको डायग्राम की फॉर्म में भी लिख दिया, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में उसकी स्टेटमेंट्स भी लिख दी। नाउ यू नीड टू कोड द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली डेवलपर्स का काम इन्वॉल्व होता है। तो जो भी डिज़ाइन फेज में आपने प्लान किया है, जो भी स्टेप्स आपने डिफाइन किया, अब उसके ऊपर डेवलपर्स क्या करेंगे, डेवलपमेंट स्टार्ट शुरू कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद कंस्ट्रक्शन फेज के बाद हमारे पास टेस्टिंग का फेज आता है। कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर भी टेस्टिंग का फेज होता है। ठीक, तो पहले मैं एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देन उसको मैं आगे समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ना डेवलपमेंट सिस्टम बनाना था, एग्जामिनेशन सिस्टम। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए ये हमने C++ की लैंग्वेज में एक कोड लिख दिया। अब कोड की डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं रफली आपको बताती हूँ कि हमने क्या कहा कि स्टूडेंट्स की परसेंटेज एंटर करो। यहाँ पे स्टूडेंट्स की परसेंटेज एंटर कर दी गई। फिर हमने चेक किया कि क्या वो 40 से ज़्यादा है, अगर 40 से ज़्यादा है तो पास कर दो, अदर एल्स उसको फेल कह दो, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने क्या किया, उस जो सिस्टम हमने डिज़ाइन किया था, जो प्लान किया था, जिसके ऊपर सारे हमने स्टेप्स कैरी आउट किए थे, उसको हमने फाइनली डेवलपमेंट फेज में एग्जीक्यूट कर दिया, उसका प्रोग्राम लिख दिया। ठीक है, अब हमने देखना है कि क्या ये प्रोग्राम ठीक है कि नहीं। तो डेवलपर खुद डिफरेंट डाटा एंटर करके देखेगा क्या सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो 30% एंटर करेगा और देखेगा क्या ये पास तो नहीं प्रिंट करवा रहा, क्योंकि अगर परसेंटेज 30 है, वो 40 से ज़्यादा नहीं है, तो फेल है स्टूडेंट। ठीक है, तो डेवलपर अपने एंड पे भी टेस्टिंग करके देखेगा कि क्या उसने सही कोड किया है या नहीं किया। ठीक है, जब अपनी वो टेस्टिंग कर लेगा, जब अपनी तरफ से डेवलपर कोड को फाइनल कर लेगा, तो हमारे पास आ जाएगा टेस्टिंग का या फिर वेरिफिकेशन का फेज। ठीक है, ये टेस्टिंग के लिए एक अलग टीम होती है जो कि वेरीफाई करती है, इस चीज़ को कंफर्म करती है कि अभी तक जो भी काम हुआ, जो डेवलपमेंट हुई है, जो कोडिंग हुई है, वो सही हुई है या नहीं। जो जो रिक्वायरमेंट्स हमने बताई थी, हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, क्या वो फुलफिल हो रही हैं या फिर नहीं हो रही। हमारी सारी फंक्शनैलिटी जो हमें सिस्टम में चाहिए थी, हमें मिल रही है या नहीं मिल रही।
हमारा सिस्टम हम जिस तरह की परफॉर्मेंस चाहते थे क्या उस तरह परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या कोई बग्स तो नहीं है। बग होता है एरर, ठीक है, कोई भी बग हो सकता है सिस्टम में। फॉर एग्जांपल आप मार्क्स एंटर ही ना करें, ठीक है, और आप कोई मार्क्स ना लिखें और आप सिस्टम का एंटर दबा दें, तो वो उसको आपको बताना चाहिए सिस्टम को कि आपने कोई मार्क्स एंटर ही नहीं किए। क्या पता कि आप लोग 30 लिखें और वो कह रहा हो पास, ठीक है। तो डिफरेंट टेस्ट केसेस बनाते हैं हम, हर सिचुएशन को चेक करते हैं कि अच्छा हम इसको चेक करते हैं कि क्या इस पे तो नहीं गलत आउटपुट दे रहा, फिर हम एक और केस बनाते हैं इस पे तो नहीं हमें सिस्टम गलत आउटपुट दे रहा, ठीक है, क्या ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम पर चलना ही शुरू हो गया और स्टॉप ही नहीं कर रहा। ओके, तो सारे हम लोग अपने सारी जो टेस्टिंग है वेरिफिकेशन है वो कर लेते हैं, हर मॉड्यूल को चेक करते हैं कि क्या हर चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी है या नहीं है, ठीक है। हर आइटम की कंसिस्टेंसी चेक करते हैं हम लोग, कोई अपनी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि अच्छा हमें ये चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके लिए टेस्ट केसेस लिखते हैं कि हम इन इन चीज़ों को किस तरह चेक कर सकते हैं, फिर उन टेस्ट जो हमने लिख लिए हैं उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, एंड देन हम रिजल्ट चेक करते हैं कि सिस्टम क्या रिजल्ट दे रहा है। अगर सिस्टम सही रिजल्ट दे रहा है तो आपकी टेस्टिंग आपने कर ली और आपका सिस्टम ठीक है, ठीक है। अगर कहीं पे कोई बग एरर आ रहा है तो वापस आप डेवलपर को देते हैं सिस्टम के, अच्छा ये इस जगह पे आपका सिस्टम क्रैश कर रहा है, इस जगह पे गलत आउटपुट दे रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ठीक, डेवलपर उसको सही करके आप तक पहुंचाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने टेस्टिंग की एग्जामिनेशन सिस्टम की, उसने कहा कि एंटर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट और उसने 70 एंटर की तो उसने पास कह दिया, तो हमने कहा कि सिस्टम ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे ही करना चाहिए था। नेक्स्ट उसने टेस्ट बनाया कि वो उसने 20 एंटर किया और 20 पे सिस्टम ने फेल कहा, तो ये टेस्टिंग से हमने चेक कर लिया कि हमारा सिस्टम ठीक है, ठीक है। इन द स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट the programming module is tested for errors, ठीक है, हर किस्म के एरर्स के लिए टेस्ट किया गया और इसका रिजल्ट हमारे पास सही आ रहा था। ओके, एंड एट लास्ट हम लोग क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं या अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद हम मेंटेनेंस की तरफ जाते हैं। ओके, तो डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, हमने एक एग्जामिनेशन सिस्टम तो बना दिया, ठीक है, अगर हमने कोई भी सिस्टम बना दिया है लेकिन इस सिस्टम को प्रोग्रामिंग तो हमने कर ली, लेकिन इस सिस्टम को हमें किसी इस सॉफ्टवेयर सिस्टम को, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये कोई एप्लीकेशन है, इसको हमें अपने हार्डवेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा, अपने हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करना होगा। जैसे गेम्स हमारी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है और गेम को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आप अपना जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है उसको डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। So software deployment is a set of activities that are used to make the software system available for use. जब तक आप इस सॉफ्टवेयर को इस हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल नहीं कर देंगे प्रॉपरली, तो तब तक आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी कोई गेम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप गेम नहीं खेल सकते, ठीक है। हम लोग इस फेज़ में अपना सारा का सारा जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करके, ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। और अब हो सकता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमें यूज़ ही ना करना आता हो, ठीक है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर हो, तो इसके लिए हम एक स्पेशल टीम बनाएं कि जो कि इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करे, उस टीम को काम सिखाएं। तो या फिर हम लोगों को शायद ये करना हो कि हमें नया सिस्टम बनाना ही ना हो, ठीक है, हमने क्या करना हो कि एक ओल्ड सिस्टम हमारे पास है, सॉरी फॉर एग्जाम्पल हमने ओल्ड सिस्टम को ख़त्म करके न्यू सिस्टम लाना हो, ठीक है, ओल्ड से हमने न्यू सिस्टम की तरफ मूव करना हो। पहले हम कोई और सिस्टम यूज़ कर रहे थे, अब हमने जो सिस्टम बनाया है उसकी तरफ जाना है। तो ये काम करने के भी हमारे पास 4 तरीके हैं, ठीक है, डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स। या तो हम लोग डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या पैरेलल करते हैं या फेस करते हैं, एंड इसके बाद हमारी एक रह गई है पायलट, ठीक है, या हम पायलट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं।
इसका क्या मतलब है कि हम लोग हमारा एक पहले का सिस्टम बना हुआ था, इस सिस्टम को हमने ख़त्म करना है और हमने जो नया सिस्टम बनाया है उसको हमने इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, आप कोई गेम का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे थे, आपने उस वर्जन को ख़त्म करना है और आपने गेम का कोई नया वर्जन इंस्टॉल करना है। सिस्टम के केस में थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल है, तो वो आपको मैं समझाती हूँ। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सॉरी, ये कट ओवर है। डायरेक्ट कट ओवर में क्या है कि पुराना सिस्टम जो हमारा था, बस हमने उसको एकदम से अनइंस्टॉल कर दिया और न्यू सिस्टम को चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, हम लोग, मैं बुक से रीड आप लोग करके दिखाती हूँ। द पैरेलल मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स ऑपरेटिंग बोथ सिस्टम टुगेदर फॉर अ पीरियड, ठीक है। ये देखें, हमारा ओल्ड सिस्टम चल रहा था, अब हमारा ओल्ड सिस्टम भी इस पॉइंट पे चल रहा है और हमारा न्यू सिस्टम भी चल रहा है, दोनों पैरेलल में एक साथ चल रहे हैं। फिर जब आप लोगों को पता चल जाएगा कि न्यू सिस्टम सही से काम कर रहा है, तो फिर आप पुराने सिस्टम को कट ओवर कर देंगे और न्यू सिस्टम की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है फेज्ड ऑपरेशन, जिसमें आप पहले अपना ओल्ड सिस्टम आपका चल रहा था, ठीक है। अब आपने क्या किया कि अपना न्यू सिस्टम ले आए, लेकिन कुछ कंप्यूटर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऑफिस के अंदर कोई सिस्टम इंस्टॉल करना है, इसके अंदर आपके पास है 100 कंप्यूटर्स, ठीक है। आप कहते हैं कि खाली 10 कंप्यूटर्स के ऊपर अपना न्यू सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं। अगर इन 10 कंप्यूटर्स पे काम करने वाले लोगों ने कहा कि ये सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, मज़ीद 10 पे कर देंगे, ठीक है। अगर इन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, देन आप मज़ीद 10 पे कर लेंगे। अगर सारा आपका सिस्टम सही चलता गया, तो आप अपने पूरे के पूरे ऑफिस में, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू सिस्टम ले आएंगे, ठीक है। और पायलट में क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ यूज़र्स के लिए पहले हमें न्यू सिस्टम दिया जाता है, ठीक है। जब वो इवेल्युएट कर लेती है कि ये ठीक चल रहा है, ये देखें, अब ये इवेल्युएट करेगी कि ठीक चल रहा है, तो आपका फुल ओवरऑल सिस्टम न्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोगों का फाइनली आ जाता है मेंटेनेंस सपोर्ट फेज, ठीक है। In SDLC, the system maintenance is an ongoing process. ये वाला फेज आपका चलता रहता है, ठीक है। सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब हर वक्त हमेशा के लिए हमारा तकरीबन ये मेंटेनेंस का, सपोर्ट का सिस्टम चलता जाता है, जब तक आपकी एक्सपेक्टेशंस कम्प्लीटली फुलफिल नहीं हो जाती। हो सकता है आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, पहले किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, अब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। या फिर आप समझते हैं कि ये फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको ऐड करना चाहते हैं, अपने सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें आप मेंटेनेंस और सपोर्ट करते रहते हैं सिस्टम की, ठीक है। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ओके, मैं रीड आउट भी कर देती हूँ। इन SDLC, द सिस्टम मेंटेनेंस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। द सिस्टम इज मॉनिटर्ड कंटिन्यूअली for performance in accordance with user requirement and needed system modifications are incorporated. Continuously system को with time monitor किया जा रहा होता है, और जैसे ही कस्टमर की, किसी यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, आप सिस्टम के अंदर वो मॉडिफिकेशन ले आते हैं, वो चेंज ले आते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल। आई होप सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। एंड आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट करानी है ऑन मंडे। आप लास्ट लेक्चर में असाइनमेंट क्या है वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो थैंक यू सो मच, एंड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आस्क। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।